औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर जी की हत्या के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा परंपरा की शुरुआत की। द ट्रिब्यून अखबार के एडिटर प्रेम भाटिया ने लिखा कि विश्वविद्यालय सम्मेलन में जो घटना हुई है वो अत्यंत गंभीर है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, खालिस्तान, जो ट्रिब्यून के पाठकों ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना था। क्या मतलब था खालिस्तान का और ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? इन लोगों की दिक्कतें तब शुरू हुई जब इनके नियोक्ताओं ने जोर देना शुरू किया कि वो अपनी दाढ़ी कटवाएं और पगड़ी पहनना बंद करें। 13 अक्टूबर 1971 को जगजीत सिंह चौहान ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पूरे पन्ने का इश्तिहार दिया जिसमें खालिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने की बात कही गई। कनाडा का कहना है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और वे इसकी अनुमति दे सकते हैं, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि कनाडा उग्रवादी गतिविधियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे और झंडे भी फहराए गए। अप्रैल 1979 में पटियाला के पंजाब विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन हो रहा था। 3 घंटे तक लगातार चले भाषणों ने सबको बोर कर दिया था। कोऑर्डिनेटर खड़े होकर धन्यवाद प्रस्ताव की तैयारी कर रहे थे और वहां मौजूद लोग भी इस उम्मीद में खड़े हो गए थे कि अब लंच का समय आ गया था। तभी अचानक 2 लोग हॉल में पीछे से दौड़ते हुए आए और स्टेज पर चढ़ गए। उन्होंने भारतीय संविधान के विरोध में नारे लगाए और हवा में कुछ कागज फेंके। फिर वो जितनी तेजी से दौड़ते हुए अंदर आए थे उतनी ही तेजी से दौड़ते हुए बाहर चले गए। अगले दिन द ट्रिब्यून अखबार के एडिटर और जाने माने जर्नलिस्ट प्रेम भाटिया ने लिखा कि विश्वविद्यालय सम्मेलन में जो घटना हुई है वो अत्यंत गंभीर है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, खालिस्तान, जो ट्रिब्यून के पाठकों ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना था। क्या मतलब था खालिस्तान का और ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया था? नमस्कार, मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। चलिए डिटेल में समझते हैं इस पूरे खालिस्तान मूवमेंट को। औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर जी की हत्या के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा परंपरा की शुरुआत की। खालसा शब्द अरबी के खालिस शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है शुद्ध यानी प्योर। खालसा एक धार्मिक व्यवस्था की तरह है जिसकी एक सेरेमनी होती है और इसमें शामिल होने वालों को अपने जीवन को धार्मिक नियमों के अनुसार जीना होता है। आपको एक शुद्ध सिख होना होता है और ये परंपरा एक योद्धा परंपरा होती है। 1700 के दशक में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। पंजाब क्षेत्र स्वतंत्र सिख नेताओं और उनके खालसा सैनिकों के कंट्रोल में आ गया। 1801 में राजा रणजीत सिंह ने सभी को एकजुट किया और सिख साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन दुर्भाग्यवश 1849 में एंग्लो सिख युद्ध छिड़ गया और ब्रिटिश शासन ने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। 1920 में शिरोमणि अकाली दल की स्थापना हुई। इसने खुद को सिखों के प्रतिनिधि के रूप में माना। जब मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर भारत को विभाजित करने की बात की तो शिरोमणि अकाली दल ने भी एक सिख मातृभूमि की बात की। खालिस्तान का विचार मूल रूप से सिखों की स्वायत्तता से संबंधित था। कुछ ने एक अलग देश का सुझाव दिया तो कुछ ने भारत के अंदर ही एक अलग स्वायत्त राज्य का सुझाव दिया। भारत के आजाद होने के कुछ सालों के बाद ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में बसने वाले भारतीय प्रवासियों में सबसे अधिक तादाद पंजाब से आने वाले सिखों की थी। इनमें से कुछ लोग तो ब्रिटिश शासन के दौरान ही इन देशों में बस चुके थे। इन लोगों की दिक्कतें तब शुरू हुई जब इनके नियोक्ताओं ने जोर देना शुरू किया कि वो अपनी दाढ़ी कटवाएं और पगड़ी पहनना बंद करें। इन लोगों ने अपनी शिकायतें इंडियन हाई कमीशन के सामने रखी और उम्मीद की कि वो इस मामले में उनकी मदद करेंगे, लेकिन हाई कमीशन ने इस मामले में इंटरफियर करने से मना कर दिया और सिखों को सलाह दी कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए
वो स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी उनकी तरफ से मेजबान सरकारों से बातचीत करने के खिलाफ थे। रॉ के पूर्व अतिरिक्त सचिव बी रमन ने सिख अलगाववाद पर लिखे अपने श्वेत पत्र में लिखा, सिखों के मुद्दों को मेजबान सरकारों के सामने उठाने की भारत सरकार की झिझक ने ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में रहने वाले सिखों के बीच इस भावना को बढ़ावा दिया कि सिर्फ उनके अपने राज्य में ही उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा हो सकती है। ब्रिटेन के सिख बस ड्राइवरों और कंडक्टरों ने चरण सिंह पंछी के नेतृत्व में सिख होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान, जो 1967 से 1969 के बीच पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष थे और बाद में पंजाब के वित्त मंत्री भी बने, लंदन चले गए। वहां उन्होंने न सिर्फ सिख होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण की, बल्कि इसके अध्यक्ष भी बन गए। बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर खालिस्तान आंदोलन कर दिया। रॉ के अतिरिक्त सचिव रहे बी रमन अपनी किताब काउबॉयज ऑफ रॉ में लिखते हैं, पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह शाह जनरल याहिया खान ने जगजीत सिंह चौहान को पाकिस्तान आमंत्रित किया। वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और पंजाब के सिख नेता के रूप में उनका प्रचार किया गया। उनकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां के प्रशासन ने उन्हें पाकिस्तान के गुरुद्वारों में रखे पवित्र सिख दस्तावेज भेंट किए। जगजीत सिंह चौहान उन दस्तावेजों को अपने साथ ब्रिटेन ले गए और अपने आप को सिखों का नेता दिखाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई शुरू होने से पहले इंदिरा गांधी के निर्देश पर रॉ ने पूर्वी पाकिस्तान लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन को दिखाने के लिए पूरी दुनिया में एक अभियान चलाया। CIA और ISI ने इसका जवाब देते हुए भारत में सिखों के मानवाधिकार हनन और विदेशों में रह रहे सिखों की समस्याओं के प्रति भारत के कथित उदासीन रवैये को प्रचारित करना शुरू कर दिया। टेरी मिलुस्की अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड 50 ईयर्स ऑफ द ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट में लिखते हैं, 13 अक्टूबर 1971 को जगजीत सिंह चौहान ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पूरे पन्ने का इश्तिहार दिया, जिसमें स्वतंत्र सिख राज्य खालिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने की बात कही गई। यही नहीं, उन्होंने अपने आप को खालिस्तान का राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। बाद में रॉ द्वारा करी गई जांच में पता चला कि इस विज्ञापन का खर्च वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तान की दूतावास ने उठाया था। भारत और इंदिरा गांधी के खिलाफ सिखों के मानवाधिकार उल्लंघन का यह प्रचार 1977 तक चला। जैसे ही 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हारी और मोरारजी देसाई भारत के नए प्रधानमंत्री बने, CIA और ISI ने ये प्रचार अचानक बंद कर दिया। जगजीत सिंह चौहान भारत लौट आए और उन्होंने कथित खालिस्तान की स्थापना के लिए अपने अभियान को विराम दे दिया। जब 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आई, तो जगजीत सिंह चौहान वापस इंग्लैंड चले गए और वहां फिर से उन्होंने खालिस्तान आंदोलन शुरू कर दिया। अपने प्रचार अभियान के तहत उन्होंने कनाडा में कथित स्वतंत्र राज्य खालिस्तान के करेंसी नोट्स और डाक टिकट छपवाए और उनको प्रचारित करने लगे। 29 सितंबर 1981 को सिख चरमपंथी एक भारतीय विमान को हाईजैक कर लाहौर ले गए। पाकिस्तानी प्रशासन ने हाईजैकर्स को यात्रियों को छोड़ने और अपने आप को सुरक्षा एजेंसियों को हवाले करने के लिए मना लिया। हाईजैक विमान को यात्रियों के साथ भारत लौटा दिया गया, लेकिन सरेंडर करने वाले अपहरणकर्ताओं को नानकाना साहिब गुरुद्वारे में रहने की अनुमति दे दी गई। जिया उल हक की सरकार ने उन्हें भारत सरकार के हवाले करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये वादा जरूर किया कि वो पूरी जांच के बाद पाकिस्तान की अदालत में उन पर मुकदमा चलाएंगे। मुकदमे के बाद उनको सजा हुई, लेकिन उन्हें जेल भेजने के बजाय उन्हें ननकाना साहिब गुरुद्वारे में रहने की इजाजत दे दी गई। इसके बाद सिख चरमपंथियों ने एक के बाद एक 3 भारतीय विमानों को हाईजैक किया। पाकिस्तानी प्रशासन इन विमानों को अपने यहाँ लैंड करने की अनुमति देता और अपहर्ताओं और मीडिया के बीच बातचीत की व्यवस्था कराता रहा, ताकि हाईजैकर्स
भारत विरोधी प्रचार चला सके। आखिर में वो उन्हें यात्रियों को छोड़ देने के लिए मना लेते ताकि वो भारत लौट सके। वो उन्हें गिरफ्तार करने का नाटक करते और उन्हें जेल भेजने के बजाय गुरुद्वारे में रखते। लेकिन 24 अगस्त 1984 को चरमपंथियों ने 5वीं बार भारतीय विमान को हाईजैक किया तो पाकिस्तानी प्रशासन ने बिल्कुल अलग नीति अपनाई, क्योंकि पिछले मौकों पर हाईजैकर्स के साथ किए गए उनके व्यवहार की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कुछ हलकों में आलोचना हुई थी। बी रमन लिखते हैं, जब उस विमान ने लाहौर में लैंड किया तो आईएसआई के अधिकारियों ने पाया कि चरमपंथियों ने उस विमान को असली हथियार के बजाय खिलौने की एक पिस्टल दिखाकर हाईजैक किया था। उन्होंने चरमपंथियों को एक रिवॉल्वर दी और उन्हें दुबई जाने के लिए मना लिया। जब विमान ने दुबई में लैंड किया तो संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने उन्हें इस शर्त पर हाईजैकिंग समाप्त करने के लिए मना लिया कि उन्हें भारत सरकार को नहीं सौंपा जाएगा। जैसे ही भारत सरकार को इस बारे में पता चला, उन्होंने आईबी, रॉ और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों का एक दल दुबई भेजा। जब दुबई के अधिकारियों ने भारतीय दल से सहयोग नहीं किया तो इंदिरा गांधी ने विदेश मंत्रालय में सचिव रोमेश भंडारी को दुबई भेजा, जिनके दुबई के राज परिवार से गहरे रिश्ते थे। वी रमन आगे लिखते हैं, एक पश्चिमी कंपनी का जहाज चार्टर कर दुबई भेजा गया। भारतीय दल के सभी सदस्य विमान के अंदर ही रहे। दुबई के अधिकारियों ने हाईजैकर से झूठ बोला कि उनके इच्छानुसार उन्हें अमेरिका को सौंपा जा रहा है। उनको लेने के लिए अमेरिका से एक विशेष विमान आया है। उनको चार्टर्ड विमान के अंदर ले जाकर उनके रिवॉल्वर समेत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया। विमान के अंदर घुसकर हाईजैकर्स को पता चला कि उनको अमेरिका ना ले जाकर भारत ले जाया जा रहा है। आईएसआई द्वारा हाईजैकर्स को दिया गया रिवॉल्वर जर्मनी में बना हुआ था। रॉ ने उस रिवॉल्वर का विवरण जर्मन खुफिया एजेंसी को भेजकर ये पता लगाने के लिए कहा कि इस रिवॉल्वर को किसे बेचा गया था। जर्मन खुफिया एजेंसी ने रॉ को बताया कि वो रिवॉल्वर पाकिस्तानी सेना को भेजे गए हथियारों के कंसाइनमेंट का हिस्सा था। दुबई के प्रशासन द्वारा हाईजैकर्स को भारत सरकार को सौंपे जाने का नतीजा ये हुआ कि खालिस्तानियों में इस बात का डर बैठ गया कि उनको पकड़ा भी जा सकता है। इसके बाद भारतीय विमानों की हाईजैकिंग पूरी तरह से बंद हो गई। इसके बाद सिख चरमपंथियों ने कई विध्वंसक गतिविधियों में हाथ से चलने वाले हथियारों का सहारा लेना शुरू कर दिया। कई जगह विस्फोट और दहशत फैलाने के लिए रिमोट कंट्रोल्ड और टाइम्ड आईईडी का सहारा लिया गया और राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों, पत्रकारों और बेगुनाह नागरिकों की जानबूझकर की गई हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। हिंसा का दायरा बढ़ाकर पंजाब से बाहर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और भारत के दूसरे हिस्सों में ले जाया गया। शुरू में खालिस्तानी चरमपंथियों को आम लोगों का समर्थन नहीं हासिल था, लेकिन 19 नवंबर 1982 से दिल्ली में शुरू हुए एशियाई खेलों के बाद उनके पक्ष में माहौल बनने लगा। भारतीय खुफिया एजेंसियों को खबर मिली कि खालिस्तानी पृथकतावादी आईईडी के जरिए विस्फोट कर खेलों में व्यवधान करने की कोशिश करेंगे। इसलिए दिल्ली जाने वाली सड़कों पर सिक्योरिटी बैरियर्स बनाए गए और दिल्ली की तरफ आने वाले हर सिख की तलाशी ली गई। इस बीच खालिस्तानी चरमपंथियों ने अपनी गतिविधियों के लिए स्वर्ण मंदिर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 26 अप्रैल 1983 को पंजाब के डीआईजी अवतार सिंह अटवल की उस समय हत्या कर दी गई जब वो स्वर्ण मंदिर से बाहर आ रहे थे। पूर्व गृह मंत्री जैल सिंह ने, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, खालिस्तानियों में फूट डालने के लिए जरनैल सिंह भिंडरावाले का सहारा लिया, लेकिन उनको कमजोर करने के बजाय वो उनके नेता बन गए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर में शरण ली और वहां से अपनी गतिविधियां चलाने लगे। इसकी परिणति पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार और फिर इंदिरा गांधी की हत्या में हुई। लेकिन 80 का दशक समाप्त होते होते खालिस्तान आंदोलन में दरार आनी शुरू हो गई थी। दरअसल इसकी शुरुआत 10 मई से 18 मई 1988 तक हुए ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 से हुई। लोगों को समझ में आने लगा कि खालिस्तानी चरमपंथियों को लूट, जबरदस्ती वसूली, अपहरण और जमीन पर गैरकानूनी कब्जे से कोई परहेज नहीं है। पंजाब के मुख्य सचिव रहे रमेश इंदर सिंह अपनी किताब टर्मोइल इन पंजाब
बिफोर एंड आफ्टर ब्लू स्टार में लिखते हैं, लोगों को पता लग गया कि धर्म के कथित मसीहा दरअसल अपराधियों का एक झुंड था। उन्होंने बंदूकों का सहारा पंथिक कारणों के लिए नहीं बल्कि निजी लोभ को पूरा करने के लिए लिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि उनको आम लोगों की सहानुभूति मिलनी बंद हो गई। उनको छिपाने और पनाह देने में किसानों का जो समर्थन उन्हें मिल रहा था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। बहुत से चरमपंथियों को मुखबरी के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। चरमपंथियों द्वारा गैर कानूनी तरीकों से पैसा बनाने के भी कई मामले सामने आए। रमेश इंदर सिंह लिखते हैं, बब्बर सिंह खालसा की छवि को उस समय बहुत धक्का लगा जब उसके प्रमुख सुखदेव सिंह बब्बर को पटियाला के एक आलीशान घर में दूसरी पत्नी के साथ रहते पाया गया। इन लोगों ने अपनी छवि सुधारने के लिए एक आचार संहिता जारी की जिसमें लड़कियों से फैशनेबल कपड़े ना पहनने और अपनी भौवें ना बनवाने के लिए कहा गया। पुरुषों को भी अपनी दाढ़ी ना तराशने की हिदायत दी गई थी। शादियों में नाच और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया और शादियों में बारातियों की संख्या घटाकर 11 कर दी गई। स्कूल जाने वाले बच्चों से कहा गया कि वो सिर्फ केसरिया, सफेद या काले कपड़े पहनकर ही स्कूल जाएं। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने एक पोस्टर जारी कर कहा कि जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसे जिंदा जला दिया जाएगा। इन लोगों ने ब्यूटी पार्लरों और औरतों के साड़ी और जीन्स पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सिख महिलाओं से कहा गया कि वो अपने सिर को ढक कर रखें और माथे में बिंदी और सिंदूर ना लगाएं। चरमपंथियों ने आदेश जारी किया कि वाहनों के नंबर प्लेटों में पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया जाए। ट्रक ड्राइवरों ने इसे पसंद नहीं किया क्योंकि इसकी वजह से पंजाब से बाहर जाने पर उनके सामने दिक्कतें पेश आने लगी। इस सब का कुल परिणाम ये हुआ कि चरमपंथियों को आम लोगों का समर्थन मिलना बंद हो गया और सुरक्षा एजेंसियों ने इन संगठनों में सेंध लगानी शुरू कर दी। पृथकतावादियों का नेतृत्व धीरे धीरे कमजोर होने लगा और परिणाम स्वरूप चरमपंथियों की संख्या और नई भर्ती होना कम होने लगी। रमेश इंदर सिंह लिखते हैं, कट्टर चरमपंथियों की संख्या कभी भी 1500 से अधिक नहीं रही। बड़ी संख्या में मारे जाने और सुरक्षा एजेंसियों के दबाव के चलते उनका काडर कम होने लगा और अंततः आंदोलन समाप्त हो गया। पंजाब पुलिस ने चरमपंथियों के कारनामों और वरिष्ठता के हिसाब से रास्ते से हटाए जाने वाले चरमपंथियों की एक सूची बनाई और उनको बेअसर करने के अभियान में लग गए। चरमपंथियों के खिलाफ सुरक्षा पंथियों के अभियान के आकार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सेना के करीब 1 लाख जवानों को पंजाब में तैनात किया गया। इसके अलावा करीब 40,000 अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी पंजाब भेजा गया। इन सबको पंजाब पुलिस की मदद करने की जिम्मेदारी दी गई। इस सब का संयुक्त परिणाम ये हुआ कि खालिस्तान आंदोलन की कमर टूटने लगी। सन 1992 में जहां चरमपंथियों के हाथ 1518 नागरिकों की हत्या हुई थी, 1994 आते आते ये संख्या घटकर सिर्फ 2 रह गई। 31 अगस्त 1995 को चरमपंथियों द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या पंजाब में हिंसा की आखिरी बड़ी वारदात थी। इसके बाद चरमपंथी गतिविधियों में कमी आती गई, लेकिन अब कई दशकों के बाद खालिस्तान एक बार फिर सुर्खियों में है। 2023 में कनाडा में अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। सिक्स फॉर जस्टिस संगठन का खालिस्तानी जनमत संग्रह भी चर्चा में रहा। खालिस्तान समर्थक उपदेशक अमृतपाल सिंह का भारत लौटना और लोकसभा चुनाव जीतना भी एक महत्वपूर्ण घटना रही, लेकिन जमीन पर स्थिति निश्चित रूप से बिगड़ रही है। 3 नवंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदुओं को खुलेआम पीटा गया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बयान देना पड़ा कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उनकी लिबरल पार्टी के सदस्य चंद्र आर ने हिंसा के लिए खालिस्तानियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि चरमपंथियों ने हद पार कर दी है। उस समय इंडियन हाई कमीशन इस हिंदू मंदिर के पास एक काउंसलर कैंप चला रहा था। विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि इस तरह की रुकावटें चिंता का विषय है। खालिस्तान फिर से एक गर्मा गर्म विषय बन गया है, लेकिन क्या खालिस्तान आंदोलन आज भी उतनी ही चिंता का विषय है जितना ये 30 से 40 साल पहले था? तो इसका जवाब है नहीं। ये सच है कि खालिस्तान की भावना कुछ लोगों में हो सकती है, लेकिन कोई भी
अब बंदूक उठाकर एक अलग देश के लिए लड़ना नहीं चाहता। पंजाब में बहुत शांति है, कोई भी चुनाव का बहिष्कार नहीं करता। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन पंजाब के किसानों ने कहीं भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। अब जब पंजाब में खालिस्तान की कोई मांग नहीं है, तो फिर निज्जर, पन्नू, फाइव आइज और कनाडा कहां से आए? इसे समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका में लगभग 4 लाख, यूके में लगभग 5.5 लाख और कनाडा में लगभग 8 लाख सिख रहते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत और संगठित समुदाय है। ऐसा नहीं है कि कनाडा में सभी सिख खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, लेकिन कई पर्यवेक्षकों का कहना है कि कनाडा और यूके में कई सिखों में स्पष्ट रूप से खालिस्तान समर्थक भावना है। प्रवासी सिखों में से कई लोग 1980 और 1990 के दशक में पंजाब छोड़कर यहाँ आए थे और उनके दिलों में खालिस्तान की भावना है और आज भी कई लोग उस भावना को जीवित रखे हुए हैं। निज्जर के करीबी दोस्त मुनिंदर सिंह का उदाहरण लीजिए। वो कनाडा में पले बढ़े, लेकिन 1990 के दशक में उनका वैंकूवर में एक खालिस्तान समर्थक अखबार चलता था। उनके पिता गुरुद्वारे के दीवारों पर मारे गए खालिस्तानी आतंकवादियों की तस्वीरें लगाते थे। इस तरह मुनिंदर भी खालिस्तानी आंदोलन में शामिल हो गए, भले ही वो पूरी तरह से कैनेडियन हैं। वो ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारा काउंसिल के प्रवक्ता और एक खालिस्तान समर्थक समूह खालिस्तान सेंटर के निदेशक हैं। इसी तरह कुछ सिख प्रवासी खालिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और इसे जीवित रखे हैं। पिछले 20 वर्षों में हमने कनाडा में विभिन्न खालिस्तान समर्थक विरोध प्रदर्शन देखे हैं। सिक्स फॉर जस्टिस की कैनेडियन ब्रांच का नेतृत्व हरदीप सिंह निज्जर ही कर रहे थे। 29 अप्रैल 2024 को टोरंटो में आयोजित खालसा डे समारोह में कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, विपक्ष के नेता पियरे और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह भी मौजूद थे। वहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे और झंडे भी फहराए गए। कनाडा का कहना है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और वे इसकी अनुमति दे सकते हैं, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि कनाडा उग्रवादी गतिविधियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और इसे प्रोत्साहित कर रहा है। 1985 के एयर इंडिया बमबारी मामले में कनाडा ने दोनों आरोपियों के मुकदमे में 20 साल लगाए और फिर दोनों बरी हो गए। आरोप है कि कनाडा की पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की और जांच से पहले गलती से कुछ महत्वपूर्ण वायर टेप मिटा दिए गए। एक कनाडाई जज ने इसे अस्वीकार लापरवाही कहा था। 2018 में जस्टिन ट्रूडो की भारत यात्रा के दौरान एक दोषी खालिस्तानी अपराधी को स्वागत डिनर में आमंत्रित किया गया था, जिसने एक भारतीय मंत्री की हत्या का प्रयास किया था। खालिस्तानी आतंकवाद के मामले में भारत सरकार ने कनाडा सरकार से 26 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट की हैं, जिनमें से केवल 5 का समाधान हुआ है। उच्चायुक्त संजय वर्मा ने इसे डेलिब्रेट इनएक्शन का परिणाम बताया है। जब भारत कहता है कि कनाडा खालिस्तानी उग्रवाद को गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सच है। सिख समुदाय कनाडा की आबादी का 2% है। ये ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, ओंटारियो जैसे प्रांतों में एक शक्तिशाली वोटिंग ब्लॉक है, इसलिए ये वोट बैंक की राजनीति खेली जा रही है। हर किसी में सिख खालिस्तान की भावना नहीं है, लेकिन एक मुखर खालिस्तान समर्थक अल्पसंख्यक है जिसे कनाडाई राजनेता खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या के मामले को सार्वजनिक कर दिया। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि क्या वास्तव में खालिस्तानी उग्रवादी की वापसी हो रही है, जिसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए। खालिस्तानी आंदोलन के इतिहास से एक बात तो साफ है कि सिर्फ प्रवासी सिखों की इच्छा के कारण कोई आंदोलन घरेलू स्तर पर स्थापित नहीं हो सकता। कनाडा में एक जनमत संग्रह हमारी घरेलू स्थिति को तब तक प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि वो ठोस न हो। भारत को कनाडा के साथ सख्त रुख अपनाना होगा। कम से कम उन लोगों को भारत को सौंपे जिनकी हम कानूनी रूप से मांग कर रहे हैं। ये राजनीतिक तनाव अचानक खत्म नहीं होने वाला है, इसमें समय लगेगा और ये उन छात्रों के लिए एक समस्या बनने जा रहा है जो बेहतर जीवन के लिए कनाडा जाना चाहते थे। मूल तथ्य ये है कि आज पंजाब शांति विकास चाहता है, युद्ध नहीं। इतिहास को समझकर हम सीखते हैं कि धार्मिक कट्टरवाद से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई डिटेल्ड रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया से।